एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम विसर्ग संधि का पार्ट 2 देख लेते हैं। जैसे कि कल हमने नियम पहला और नियम दूसरा पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा नियम पे चर्चा करते हैं। तो चलिए तीसरा नियम देख लेते हैं विसर्ग संधि में कि तीसरा नियम क्या है। तो देखिए तीसरा नियम है विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग का श, तालव्य श हो जाना। तो चलिए देखते हैं कैसे तालव्य श होता है। तो देखिए, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या फिर तालव्य श हो तो विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए नि प्लस छल। तो जैसे देखिए कि बोला गया है कि विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या फिर स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो जैसे देखिए ये नी, तो यहाँ पे स्वर ही है, छोटी ई आया हुआ है, और यहाँ पे छ प्रथम शब्द का प्रथम वर्ड में जैसे है तो उसमें नी स्वर आया हुआ है और दूसरे शब्द में छ आया हुआ है। तो देखिए जैसे कि परिभाषा में बताया गया है कि छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग का श हो जाता है। तो जैसे देखिए नी तो हम लिखेंगे ही, लेकिन विसर्ग का क्या लिखेंगे? श लिखेंगे। देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ आधा श लिखेंगे और छल का छल लिख देंगे, निश्छल। तो जैसे देखिए दुह प्लस शासन, तो देखिए यहाँ तो ऊ आ गया, तो ऊ से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर कोई भी स्वर होना चाहिए, तो जैसे कि इसमें ऊ आया हुआ है तो ये स्वर है। लेकिन देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले तो कोई स्वर हो, तो देखिए विसर्ग से पहले स्वर है ऊ। जैसे हम दू का मतलब खंडन करेंगे दू वर्ड का, तो द फिर ऊ होगा, द प्लस ऊ, तो यहाँ पे ऊ आ गया। और जैसे देखिए कि बाद में च, छ या फिर स हो तो यहाँ पे स आया है। तो देखिए विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का स हो जाता है। तो देखिए यहाँ तो हुआ दू, ये दू तो ऐसे हो गया, लेकिन विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालव्य श हो जाएगा, वो भी आधा श होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ सा लिखा हुआ है, यहाँ पे आधा श है इसलिए यहाँ पे भी आधा श होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया श और ये हो गया फिर शासन, दुशासन। जैसे देखिए ऐसे ही दुह प्लस चरित्र, जैसे देखिए दुह प्लस चरित्र, तो अब यहाँ तो कोई स्वर है लेकिन अब इस विसर्ग का क्या होगा? इस विसर्ग का स हो जाएगा। तो जैसे देखिए
दु और फिर विसर्ग का हो जाएगा श और ये चरित्र, दुष्चरित्र। जैसे देखिए निह प्लस चिंत, जैसे देखिए यहाँ पे च, जैसे कि परिभाषा में बताया गया है तो वैसे ही उसी के हिसाब से यहाँ पे आया हुआ है च। और यहाँ देखिए विसर्ग से पहले स्वर है नी, तो ई का मतलब जो है ई है जो वो स्वर है। तो देखिए इसका क्या हो जाता है, तो नी को तो नी लिखेंगे और बस विसर्ग जो विसर्ग है उसी का हम परिवर्तन करेंगे। विसर्ग हो जाएगा श में, तो स और ये चिंत, निश्चिंत। ठीक, तो चलिए देख लीजिए एक बार और अच्छे से। विसर्ग का श हो जाना, ये तीसरा नियम है। यदि विसर्ग से पहले, तो जैसे ही विसर्ग, देखिए विसर्ग संधि में सबसे पहले तो ये है कि विसर्ग संधि अगर खंडन करके देता है तो ऐसे उसमें विसर्ग जरूर लगा होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि विसर्ग है। जैसे कि व्यंजन संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण में हलंत लगा रहता था, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ व्यंजन था। और स्वर वाले में तो व्यंजन न हलंत था न विसर्ग था, तो वैसे ही स्वर सबको पता हो गया है। तो देखिए विसर्ग संधि में जहाँ भी विसर्ग देखे तो मान लीजिए कि वो विसर्ग संधि है। तो जैसे देखिए यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले इसमें कोई स्वर हुआ है, जैसे देखिए कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे ऊ है, कोई भी स्वर हो सकता है, और बाद में च, छ या फिर स हो, यही होना चाहिए, च, छ या फिर श, तो विसर्ग का, तो इसमें और इसमें परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ विसर्ग का तालव्य श हो जाएगा। तो जैसे कि हुआ है निह प्लस छल तो निश्छल, दुह प्लस शासन तो दुशासन। जैसे कि विसर्ग जो है वो तालव्य श में चेंज हो गया है, बदल गया है। दुह प्लस चरित तो दुश्चरित, निह प्लस चित तो निश्चित। तो चलिए हम चौथा नियम देख लेते हैं। विसर्ग का स हो जाना। तो चलिए देखते हैं विसर्ग का स हो जाना का कुछ परिभाषा देख लेते हैं जिसको समझने में आसान होगा। जैसे देखिए विसर्ग से पहले, ई या फिर उ, और बाद में क, ख, ट, ठ, प या फिर फ हो, फ में से कोई भी वर्ड हो, तो विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाता है। जिस देखिए विसर्ग से पहले ई या फिर उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ या फिर प, फ में से कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। वो भी कौन सा स होता है, तो मूर्धन्य श होता है। इससे हमने पहले पढ़ा तो उसमें तालव्य श हो रहा था और इसमें मूर्धन्य श हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चलिए देखिए निह प्लस कपट, देखिए क्या बोला गया है कि विसर्ग से पहले ई या फिर उ हो और बाद में क, ख या फिर ट, ठ या फिर प, फ में से कोई वर्ड हो। तो देखिए विसर्ग से पहले क्या आया है, ई आया है, और विसर्ग के बाद क्या आया है, तो क आया हुआ है, जैसे कि परिभाषा में है क। तो क्या हो जाएगा, नी का तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन विसर्ग का क्या होगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। वो भी श कैसा होगा, हलंत के साथ। तो यहाँ हम हलंत नहीं लिखेंगे तो आधा श लिखेंगे ऐसे।
क्योंकि बीच में तो हलंत लिखते नहीं हैं, तो देखिए आधा क लिखे, फिर कपट लिख देंगे, निष्कपट। जैसे और देखिए धनु, गलती हो गया, धनु प्लस टंकार। जैसे ये देखिए धनु प्लस टंकार बराबर, अब धनु तो हम लिखेंगे ही, जैसे देखिए ऊ आ गया, ऊ बोला गया है विसर्ग से पहले ऊ हो, तो यहाँ धनु तो ऊ आया हुआ है, और टंकार तो देखिए जैसे कि ये ट है तो टंकार ये भी आ गया, तो देखिए धनु और टंकार है तो धनु तो हो गया, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा और टंकार हो जाएगा, धनुष टंकार। जैसे देखिए निह प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, तो नी तो हम लिखेंगे ही नी, और विसर्ग का हम मूर्धन्य श कर देंगे, और वो भी आधा ही श होगा, क्योंकि इधर कोई स्वर नहीं है, ये सब व्यंजन है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं मिला रहे। अगर यहीं पे अगर आ होता, ई होता तो इसमें हम मिला देते, तो ये सब पूरा हो जाता। तो जैसे देखिए कि ये स आधा है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हलंत के साथ है, तो हलंत के साथ ही लिखा जाएगा यहाँ पे, लेकिन शब्द में बीच में हलंत के साथ नहीं लिखते हैं, तो ये आधा लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए निश, और ये हो गया ठुर, निष्ठुर। ठीक, और देख लीजिए जैसे निह प्लस प्राण, जैसे देखिए प्राण तो प आया हुआ है, प्राण में प, ठीक, और नी आ गया, ई आ गया, विसर्ग है ही, तो इसका क्या हो जाएगा नी, और विसर्ग का हो जाएगा स, वो भी मूर्धन्य स होगा, और उसके बाद प्राण, निष्प्राण। तो देखिए और देख लीजिए एग्जाम्पल, निह प्लस फल, जैसे देखिए ई आया हुआ है, हम इसका अगर ऐसे करेंगे तो इसमें से ई निकलेगा, छोटी ई भी है, यहाँ पे भी छोटी ई लिखा गया है, जैसे कि ई, हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं, और ये ऊ है, तो देखिए ई, और यहाँ पे फल है, तो यहाँ नी, और जो विसर्ग है उसका हमें स कर देना है, श, और फल, निष्फल। जैसे कि देख ली, जैसे देख लीजिए, और निह प्लस कंटक, जैसे कि देखिए निह प्लस कंटक, तो अब तो बताना जरूरी नहीं है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ई आया हुआ है और ये विसर्ग है, तो देखिए इसका हम नी, अब विसर्ग क्या कर देंगे, श कर देंगे, और कंटक, निष्कंटक। तो बस आप लोग को यही ध्यान में रखना है, इतना अगर आप लोग ध्यान में रख लेते हैं तो फिर आप लोग का ये कभी नहीं भूलेगा। विसर्ग संधि बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे देखिए विसर्ग का श हो जाना, एक बार और से पढ़ लीजिए, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले मतलब कि विसर्ग से पहले ई या फिर ऊ हो, ई हो या फिर ऊ हो, और बाद में क, ख, ट, ठ या फिर प, फ में से कोई भी वर्ड हो, सिर्फ यही वर्ड हैं, इन लोगों को इस सबको याद कर लेना है। जैसे क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का श हो जाता है। श में भी कौन सा स होता है, मूर्धन्य श होता है। इसका उच्चारण करते हैं तो मूर्धन्य